5वीं जमात के बच्चे इंग्लिश, उर्दू या मकामी जुबान में लिखा जुमला पढ़ने के अलावा दो हिंदसों को तकसीम करने की कितनी सलाहियत रखते हैं, इदारे तालीम व आगाही की सर्वे रिपोर्ट में होशरुबा हकाइक सामने आए हैं। साथ ही एंकर रमीज अहमद की तरफ चलते पहले। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बच्चे बड़े पढ़ाकू निकले। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ने में आज़ाद कश्मीर के बच्चों की शरह सबसे ज़्यादा 86%, जबकि दूसरे नंबर पर 73% के साथ पंजाब है। गिलगित बल्तिस्तान 65%, इस्लामाबाद 62%, खैबर पख्तूनख्वा 54% और हैरत अंगेज तौर पर सिंध के बच्चे अंग्रेजी का जुमला पढ़ने में बलूचिस्तान से भी पीछे हैं, जहां 39% के मुकाबले में शरह सिर्फ 24% है। इसी तरह उर्दू या मकामी ज़बानों की बात की जाए तो इसमें भी सिंध सबसे पीछे है, जहां बच्चों की शरह 40% है। पहले नंबर पर 74% के साथ इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर 72% और 68% के साथ पंजाब के बच्चे तीसरे नंबर पर हैं। बात करें दो हिस्सों को तकसीम करने की तो यहाँ सिंध बलूचिस्तान से बाजी ले गया। सिंध में 28%, जबकि बलूचिस्तान में 26% बच्चे ऐसे हैं जो तकसीम करना जानते हैं। तो जनाब, बड़ा दिलचस्प सर्वे है। इसी पर बात करने के लिए बेला रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और CEO हैं इदारा तालीम व आगाही की। बेहद शुक्रिया बेला, गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये सर्वे किया गया है वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाला। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो सर्वे का जो सफ़र है आप इस हवाले से बताएं, किस तरह से एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया, किस एज के बच्चे लिए गए, सर्वे करने का तरीक़ाकार क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2010 से बाकायदा सर्वे करता है और एसेंशली जो हमारा फोकस है वो है बच्चों की सीखने सिखाने की सलाहियतें। ये भी बताती चलूँ कि जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ दूसरी जमात का होता है, यानी दूसरी जमात की उर्दू, सिंधी, पश्तो, अंग्रेज़ी और अरिथमेटिक। तो ये वाज़े हो चले कि बहुत ही बुनियादी सा लोअर प्राइमरी का ये सर्वे होता है, मगर सर्वे होता है 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों तक के। जो सैंपल है वो 2 स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपल है। हर डिस्ट्रिक्ट से 600 घर लिए जाते हैं और 152 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 152 अजला में ये सर्वे हुआ। ये सर्वे का तरीक़ेकार हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलता जुलता है और घरों में ये सर्वे होता है। और बहुत हमारी खुशकिस्मती थी कि ये उस दौरान सर्वे हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, यानी कि वो एक अनयूजुअल वक्त था इस कोविड में कि सितंबर से लेकर नवंबर तक सर्वे हुआ, जबकि ज़्यादातर तादाद बच्चों की स्कूल जा रही थी और कुछ कमो बेश स्कूल बंद हुए, वरना स्कूल खुले थे। मगर ये घरों में सर्वे होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो सरकारी, गैर सरकारी, मदारिस, नॉन फॉर्मल किसी भी स्कूल में या कोई भी स्कूल में भी नहीं जाते। एग्जैक्टली बेला, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं ना, उनकी एक तालीमी मयार का बड़ा हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और बड़ी उस पर बातें देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चों का हम ये सर्वे देखें? जी, दोनों का देखा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि तकरीबन 5000 से ज़ायद स्कूल्स थे और जो हमने देखा उसमें गो कि हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल में उर्दू और अंग्रेज़ी में प्राइवेट स्कूल सबकत ले गए गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा नहीं मगर ले गए। मगर जो अरिथमेटिक का मयार था वो दोनों ही का कम था और एक जैसा था। तो ये कुछ सालों से ये हो रहा है कि जो गैप पब्लिक और प्राइवेट का है वो फैसिलिटीज़ के हवाले से भी और मयारी तालीम के हवाले से भी वो कम होता जा रहा है। और बात फिर से मैं कहती हूँ कि ये बहुत बुनियादी सा सर्वे है, मगर 5 से 16 साल के बच्चों का ये सर्वे है, जिसमें परेशानी ये है कि इस दौरान 2019 से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे बच्चों के लर्निंग लॉसेस ठीक ठाक हुए हैं उर्दू में, यानी कि बुनियादी लिटरेसी में और न्यूमरेसी में, अरिथमेटिक में। ये हमारे लिए परेशान कुन बात है। जाहिर है कि कई सूबों में और इलाकों में ज़्यादा और कईयों में कम हैं। मगर एक और बात भी बहुत बड़ी है कि पहली दफ़ा हमने देखा है
वो इस वजह से क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हमारे बहुत सारे बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हैं और लड़कों की तादाद आउट ऑफ स्कूल की इन जगहों पे काफ़ी हो गई है, और वो लड़के जो कि 11 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये बहुत तशवीशकुन बात है कि इस कोविड के ज़माने में जब घरों में कसम पुरसी हुई, आमदनी पे का नुकसान हुआ और उसमें इजाफा हुआ कि वो बहुत सारे घरों में आमदनी उस तरह नहीं आ रही थी, तो हो सकता है लड़कों को स्कूलों से निकाल के उन पर काम पे लगा दिया जाए। अब चूंकि हमारा चाइल्ड लेबर सेंसस ही नहीं कंप्लीट हो रहा, तो हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। सही। अच्छा बेला, आप माशाल्लाह सीईओ हैं, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, मेन रीज़न क्या लग रहा है आपको? एक तो वही हो गया ना, कोविड वाला आपने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे मकामी ज़बान ही उनको नहीं आती होगी, या सिंध एक माशाल्लाह बहुत बड़ा सूबा है हमारा, पूरे पाकिस्तान को फीड जाती है यहाँ से, यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ने में बलूचिस्तान से भी पीछे हैं। मेन रीज़न लैक कहाँ पर आपको लगता है? यही हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है, और कल हमारी पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल एबटाबाद में भी यही बात हो रही थी कि ज़बानों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने कभी फोकस नहीं किया, और मदर टंग के ऊपर कि भाई मादरी ज़बान में, माँ बोली में बच्चे कितने सीखते हैं। अब सिंध एक ऐसा वाहिद सूबा है जहाँ पे शुरू से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंधी है। मगर क्या वजह है वहाँ पे? ये बहुत बड़ा एक मसला है। क्या ये गवर्नेंस का मसला है? क्या ये वसाइल ना होने का टीचर एजुकेशन में उसका मसला है? क्योंकि जो तरीका तदरीस है और जो नंबर ऑफ टीचर्स है, क्योंकि प्लीज़ ये याद रखें कि सिंध में हमारे 91% सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं, और उन 90% प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 71 या 72% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 टीचर हैं। जब टीचर्स ही कम होंगे, चाहे मादरी ज़बान क्यों ना हो, वहाँ पे तदरीस का तरीक़ा और तदरीस का मयार कैसे बेहतर होगा? ये सिंध हुकूमत बहुत कोशिश तो कर रही है, मगर मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और वसाइल बढ़ाने पड़ेंगे। वसाइल सिर्फ इसलिए नहीं कि हर चीज़ जो है वसाइल के बढ़ते हुए सिर्फ वो सैलरीज़ पे चलती जाए, और अच्छी बात है कि टीचर्स की सैलरीज़ बढ़ रही हैं, मगर अगर कोई डेवलपमेंट के लिए और मयार की बेहतरी के लिए कोई पैसे नहीं होंगे तो उसका नतीजा तो यही सामने होगा। और 2% या 2.4% बजट से तालीम नहीं हो सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 25 से राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ना नाफिज करने 12 साल हो रहे हैं, और उसको ना नाफिज करने से तालीम नहीं अच्छी होगी, बुनियादी हक नहीं मिलेगा बच्चों को, और पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता सस्टेनेबली। बहुत वादे दुनिया के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, इलेक्शंस आने वाले उसमें अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ करते हैं, मगर वो पूरे नहीं होते। अब तो एक कोहराम है तालीम में, ऐसा ही है, और इसको कुछ ना कुछ करना होगा। आपको मालूम है कि इसी असना में कोविड के ज़माने में गरीब तरीन घर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं 13% का फ़र्क पड़ता है, यानी कि 7% सरकारी स्कूलों के रूरल एरियाज़ के वालिदैन ट्यूशन दिलवाते थे अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जाते थे। इस वक्त वो लोग 20% जो हैं वो करवा रहे हैं, यानी कि 13% का फ़र्क पड़ा है, और ये बहुत अलार्मिंग है, बड़ा लम्हा फ़िक्र है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि वही गरीब घर जो है जिसके पास वैसे ही वसाइल नहीं है, कि वो के पास उसके चॉइस नहीं है वो कहाँ बच्चों को भेजे, वही बच्चों को ट्यूशन पे लगा रहा है। मगर मैं एक बात कहती चलूँ कि इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है। ये जो हम हैरान हैं इस सर्वे में, बहुत सारी परेशानियां हैं जो पूरी दुनिया में एक्चुअली हुई हैं, लर्निंग लॉसेस हुए हैं और बच्चों के एनरोलमेंट लॉसेस भी हुए हैं, मगर जो हम हैरान हैं वो पाकिस्तान में एक अमेजिंग फिनोमेना हमारे सामने आया है कि माँ बाप ने और सारे फैमिली मेम्बर्स ने 68% बच्चों को, बच्चे ये कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ी सपोर्ट हमें अपने घर वालों से मिली। अब घर वालों को तो हम समझते हैं कि वो कुछ अटेंशन ही नहीं देते, वो सबसे ज़्यादा पैसिव लोग हैं। मगर इवन जहाँ पे माँ बाप पढ़ाई लिखाई नहीं ज़्यादा जानते, उन्होंने भी अपने बच्चों को इतनी मेहनत करवाई, अटेंशन दी। अब ये सोचने की बात है कि अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक है जो स्कूल और घर का इतना फासला है, उसको हमें ब्रिज करना है, हमें घर वालों पे यकीन रखना है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी। और इसी तरह टेली स्कूल ने भी, जो पीटीवी में पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ कि हमारा सुबह से शाम टीवी चलता है, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हों जो मिनिस्ट्री ने, वजारत तालीम ने शुरू किया, वो 35% हमें मार्च में दिखाई दिए और अब हमें वो 57% नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये भी बहुत बड़ी
बात है कि टेली स्कूल जो है उससे फ़ायदा हो रहा है डिस्टेंस लर्निंग से। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मगर और टीचर्स भी 30% टीचर्स बच्चों तक पहुंचे ना। पहले पाकिस्तान में कभी टीचर्स घरों तक नहीं पहुंचते, और ये बड़ी अच्छी बात है। और अगेन वही बात जी बेला मैं बिल्कुल आपकी बात सुन भी रही हूँ और मैं एग्री भी कर रही हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि आपके इदारे ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी कि विफाक को, महकमा तालीम को, बड़ा ज़बरदस्त सर्वे और जो आप चीज़ें बता रही हैं इसमें कुछ हैरान कुन भी है और कुछ ऐसी भी जिनको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जी, उम्मीद अफ़ज़ा बातें हैं और मेरा सबसे बड़ा एक मुस्बित जो एक सोच है और जो मेरी मुस्बित एक रिकमेंडेशंस हैं उसमें से 4 हमारी बहुत अहम है। जी। एक तो ये है सबसे अहम और अव्वलीन कि अपना बजट बढ़ाइए और 25A राइट टू एजुकेशन को सीरियस लीजिए। ये क्या तरीका है कि ना गवर्नमेंट जो इन पावर है या अपोजिशन है वो मानती नहीं है कि 25A पर अमल दरामद होना चाहिए। हालांकि लॉज बन चुके हैं मगर बहुत जगहों पे नोटिफाई नहीं हुए, जैसे पंजाब में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। ये बहुत ज़्यादती है। नंबर 2, ये जो कि हमने कहा है कि बजट जो है वो 2.4% से बात नहीं बनती। हाँ। कम से कम 4% होना चाहिए और फिर बढ़ना चाहिए। नंबर 3, ये जो घरों का हमें इंफॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त मिली है कि घर के लोग चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, उनकी अव्वलीन तरजीहात में से तालीम है तभी बच्चों को हेल्प की। ये जो घर और स्कूल का फासला एक ट्रेडिशनली चलता रहा है, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जो कि घरों के अंदर, स्कूलों मतलब पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्कूल सिस्टम का होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर से बेहतर काम करें। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग ने यकीनन एक रंग दिखाया है, तभी वरना हमारा लर्निंग लॉस इससे भी ज़्यादा होता। जी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कई जगहों पे हमारे पास ना इंटरनेट है, ना टीवी मिलता है, ना कुछ है। तो हमें एक हाइब्रिड अप्रोच से अपनी टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। इसको हाथ ना छोड़ें। ये ना समझे कि सिर्फ हमने कोविड में किया था और अब आगे नहीं करना है। मगर टीचर्स की एडिक्वेसी और टीचर्स की तैयारी, वर्कफोर्स की तैयारी, इसके ऊपर पूरी नज़रसानी करें कि वो कैसे होगी, क्योंकि आखिर में तो टीचर ही डिलीवर करता है वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ मिलके एज को क्रिएटर्स। मगर टीचर्स को अगर जैसे सिंध का हाल देख लीजिए कि सिंधी ज़बान मादरी ज़बान होने के बावजूद फिर भी लर्निंग नहीं हो रही, हालांकि बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। आप जैसे टीचर्स का भी जिक्र करिए ना, रिकमेंडेशंस क्या थी वो तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन जैसे आप टीचर की लर्निंग की बात करें ना, तो फिर हमारे मुल्क में एक ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए जिसमें टीचर्स को बताया जाए, ये टीचर्स अगर टीचर की लर्निंग उतनी कंप्लीट नहीं है, उनकी तैयारी उतनी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एट द एंड टीचर ने डिलीवर करना ना, तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसा भी सिस्टम हो। अब देखिए ना, अब ये भी हमें गवर्नमेंट की मुझे तरफदारी करनी पड़ेगी क्योंकि तकरीबन 6 लाख टीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने इसी पीरियड में माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी केपेबल बनाया, यानी कि ऑनलाइन कैसे आपने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, जब बना ही दिया है तो फिर सारे लवाजमात सिस्टम के साथ चलने चाहिए, यानी कि अगर आपने उनको इसके काबिल कर दिया कि आप डिस्टेंस लर्निंग से भी अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे कैसे चलाएंगे? स्कूल के अंदर हालात टेक्नोलॉजी के कैसे बेहतर होंगे? थोड़े पैसे से, यानी इंटरनेट मतलब की सहूलत है कुछ स्कूलों में मगर वो सारे क्लासरूम्स में नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें भी इन्होंने करी हैं इस पीरियड में, अपने वसाइल से भी और डेवलपमेंट पार्टनर्स के वसाइल से भी, उसको आगे लेकर बढ़ना है और सिस्टम को रीथिंक करना है, जहाँ पे बच्चों की जो एजेंसी है और वालिदैन और घर वालों की एजेंसी है उसमें यकीन करें और इसी तरह टीचर्स की एजेंसी में यकीन करें, मगर पैसों के बगैर और 25A को नाफिज ना करे बगैर कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से हालात चलते रहेंगे। हालांकि हमारे बहुत सारे, एक आखिर में एक अच्छी भी बात बताऊं कि जो हमारा एहसास प्रोग्राम था जो हमने 2019 में सर्वे किया और बिस वगैरह में, तो उधर देखा था हमने कि गरीब घरों को सिर्फ 10% कवरेज रूरल एरियाज में मिल रही है। अब 2021 में जब हमने रूरल सर्वे 152 डिस्ट्रिक्ट्स का किया है तो यहाँ पे बढ़ के वो 16% हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हुकूमत कुछ अच्छी तरफ चल रही है
मगर उसको एजुकेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे एजुकेशन तब्दील सिस्टम करना को है, मजीद बेहतर बनाने उसके के लिए ऊपर रीथिंक करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है जिसमें मजीद तब्दीली लाई जा सकती है। बेला रज़ा साहब वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसका मुस्तकबिल बनेगा, और अगर उसका मुस्तकबिल बन जाता है तो हमारा पाकिस्तान जो है वो यकीनन आगे बढ़ेगा। तो एक दफ़ा फिर से जिक्र करते हैं 14 मार्च यानी आज के दिन का। मैथमेटिक्स डे तो आज है ही, लेकिन आज पंजाब कल्चर डे भी मनाया जा रहा है। झंग से खबर है जहाँ पर शहरी ने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं और पंजाब की सकाफत के रंग इस कमरे से झलकते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। समा के नुमाइंदे अरशद खान से मज़ीद बात करते हैं। जी अरशद। झंग में भी पंजाब कल्चर डे जो है वो भरपूर तरीके से जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने इस दिन को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी की है। हम उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। पंजाब कल्चर को लोग भूलते जा रहे थे, इसीलिए इसमें जंग नुमाया है। मैंने कोशिश की कि इसको उजागर करूं और इस कोशिश ने मैंने 2-3 माह लगाए और अल्लाह पाक के करम से ये मेरा कमरा तैयार हुआ। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि उनका यही मकसद है कि जो हमारी नई नस्ल है वो इस कल्चर को जो है वो याद रखे, और उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी भी की है, और पूरा कमरा जो है वो पंजाबी कल्चर जो है वो उसमें नुमायाँ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं शक्करगढ़ के बाहिम्मत तालिब इल्म की जिसने गुर्बत को कमज़ोरी बनने नहीं दिया। इस नौजवान का आर्ट वर्क जो है उस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ जावेद। जी काशिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शक्करगढ़ के उस बाहिम्मत नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसने ना तो अपनी गुर्बत और ना ही अपने वालिद की मजदूरी को अपने शौक के आड़े आने दिया। जिसको भी एक नज़र देखा अपनी पेंसिल की ताकत से उसकी ड्राइंग बना डाली। मोहम्मद वकास 8वीं क्लास का ये तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि मोहम्मद वकास को ये कब शौक़ पैदा हुआ और उसके दिल की ख्वाहिश क्या है। मुझे जी बचपन से शौक़ था ड्राइंग्स बनाने का और 5वीं तक मैं लगातार ड्राइंग बनाता आया हूँ। उसके बाद फिर हमारी गुर्बत की वजह से मैं ड्राइंग बनाना छोड़ गया था और अब मैंने फिर रिसेंटली ये ड्राइंग बनाना शुरू की है। जी बिल्कुल, ये तो थे मोहम्मद वकास जो बता रहे थे अपने शौक़ के बारे में। चलें जी, अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौरियों के मज़े पंजाब की सकाफत के रंग है जो कि जिलानी पार्क में जारी जश्न बहारा मेले में हमें नज़र भी आ रहे हैं। अब ये वो तमाम तर एक्टिविटीज़ आप घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं। रिपोर्ट के थ्रू आयशा अता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेलों ठेलों की सकाफत दोहराने का खूबसूरत अंदाज। लाहौर के जिलानी पार्क में सजा मेला जश्न बहार। जाबजान नजर आते स्काफ्ती स्टॉल्स, रंग भरंगे मलबूसात तो कहीं रिवायती भारी भरकम जेवरात। मैचिंग जूते भी स्टॉल्स पर दस्तयाब हैं। और जरा रुक कर यहाँ मजा लीजिए लाहौरी खाबों का। गर्मा गर्म भटूरे तो कहीं गांव की खास सौगात साग और मकई की रोटी। चपली कबाब तो कोयलों पर दहकती सब्जी भी हर गुजरने वाले को दावत दे रही है। कपड़े लिए, ज्वेलरी ली है, फिर हम सारे बहुत थक गए इसलिए आके हमने खाने का सोचा कि हम खाना खाएं। यहाँ पे हमने बहुत सारी सेल्फीज बनाई हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारी यादें समेट के हम अपने घर जाएंगे। फेस्टिवल बहुत ही अमेजिंग किया हुआ इन्होंने, हर चीज हमारा कल्चर बहुत अमेजिंग दिखाया है। छोटी दुनिया की तफरीह के लिए मेले में खास झूलों का भी एहतमाम किया गया है। जिंदा दिल लाहौर ये खुशगवार यादों के खजाने को तस्वीर की सूरत में वापस लेकर लौट रहे हैं। जश्न बहारा फेस्टिवल जहां मुख्तलिफ तहजीबों की सकाफत की अक्कासी कर रहा है, वहीं जिंदा दिल लाहौरियों ने इसे तफरीह का बेहतरीन जरिया भी करार दिया है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। चलें जी, आयशा ने तो एंजॉय कर लिया, इस मेले को आप भी कर सकते हैं। चले जाए मेले को एंजॉय करें। ज़रा मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ पर सकाफती अशिया को महफूज रखने वाली खातून का निराला अंदाज है। अपने घर में मुख्तलिफ अशिया को जमा कर लिया है और ये आशियाना परदेसियों का देश लगता है। मोहसिन अली की रिपोर्ट में देखते हैं। ये कोई आर्ट गैलरी नहीं बल्कि मुल्तान की रहशी डॉक्टर शगुफ्ता का आशियाना है, जिन्होंने मोहब्बत के रंगों से घर को सजाया हुआ है। मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तिजाज इस घर की जीनत बना हुआ है। रंगों का और खूबसूरतियों का मुझे भी बहुत शौक था, मेरी नेचर में ये चीज़ थी, तो बचपन से लेके अब तक मुझे शौक तो बहुत था, मगर जब कुदरत ने मुझे मौके दिए
तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बसात में रहते हुए अपने घर को खूबसूरत बनाऊं। घर में मौजूद तुर्की से लाए गए इस्लामिक फन पारे, पेंटिंग और पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत के रंग घर के हर कोने कोने में नजर आते हैं। बाहर से या पाकिस्तान से जहाँ जहाँ भी हम गए हैं तो कोशिश यही होती है कि वहाँ की मुख्तलिफ जो चीज़ है, क्योंकि वैसे तो रूटीन की हर चीज़ हर यहाँ भी मिल जाती है, तो वो ले आती है। खूबसूरती और दिलकशी में सबसे मुनफरिद घर को दी नेस्ट का नाम दिया गया है। डॉक्टर शगुफ्ता ने पाकिस्तान और दुनिया भर की तहजीबों के सकाफती विरसे को अपने घर के आंगन में महफूज कर रखा है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फंड्स की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, लेकिन टैलेंट पूरे पाकिस्तान में जगह जगह आपको मिलेगा। दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉडी बिल्डर हसनैन वली करीमी, जिनके पास मिस्टर ऑस्ट्रेलिया 2020 का टाइटल मौजूद है। हसनैन करीमी पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे और मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का एजाज़ जो अपने नाम करके वो वतन वापस आए। बॉडी बिल्डर हसनैन करीमी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पढ़ने के लिए गए थे और फिर एक टाइटल ज़बरदस्त साहब जीत के आ गए 2020 में। जी। अच्छा हसन, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इन टच हैं, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से मैं चाहती हूँ पहले बताएं। जी, बिकॉज ये मेरी जो विज़िट है, ये चैम्पियनशिप के बाद ये पहली बार मुझे मौका मिला, बिकॉज कोविड की वजह से बॉर्डर्स बंद थी, तो इसमें काफ़ी लोगों से मैं मिला, तो आई वॉज लकी इनफ टू रीच आउट टू डायरेक्टर साहब और सारे दूसरे हायर ऑफिशियल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स बोर्ड। ओके। तो उनसे जब मैंने ये बातें की और जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स की टैलेंट के इश्यूज़ हैं और सारी फंडिंग के इशू हैं, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने बताई। आई होप कि जो उन्होंने मुझे बोला है वो उस पर अमल दरामद भी हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की कि किस तरीके से हम इस मसले को सॉल्व करेंगे कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, या वो किसी और वजह से आगे नहीं आ पाते। हाँ। और वो सारी उन्होंने सिस्टम्स बताए, एक प्लान बताया मुझे, जो सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ फिटनेस पर्सन क्या चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह मैं उनको एक रिपोर्ट बना के जो मैं समझता हूँ कि वो तो मैं उनके साथ शेयर करने लगा। अब मतलब आपने भी हसनैन कहा ना कि माशाल्लाह हमारे पास टैलेंट बहुत है। आप कोई भी पाकिस्तान का इलाका उठा लें, कोई भी जगह उठा लें, आपको हर जगह टैलेंटेड बच्चे बड़े ज़रूर मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, ना ही फंड्स होते हैं। अगर हम बात करें, अभी हमारा एक 16 साला नौजवान जो है उसने स्नूकर में अपना नाम बनाया, फिर हम लियारी देखें वहाँ पर बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए, तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें, ये जो 16 साल का बच्चा, आई थिंक इसने एहसान रमज़ान, 16 साल के बच्चे को नॉर्मली पता भी नहीं होता मुझे करना क्या है, और ही इज़ ऑलरेडी अ वर्ल्ड चैम्पियन। मैं ये कहूँगा कि ये स्नूकर की दुनिया में नेक्स्ट जहांगीर खान बन सकता है इंशाल्लाह। 16 साल की उम्र इज़ नथिंग, और अगर ये 16 साल की उम्र में इसने ये अचीव किया तो और इसको सपोर्ट मिल रहे या सारी चीज़ें हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसे बेतहाशा, जैसा आपने जिक्र किया, टैलेंट है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ये बात मैं आज से 10-15 साल पहले कहता तो बहुत सही था। देयर आर एसोसिएशंस, लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में होना चाहिए। उस तरह से तो बहुत सी सारी चीज़ें नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, मगर वी आर थ्राइविंग। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक लहर आ गई है, एक रेवोल्यूशन आ चुका है। फिटनेस की इंडस्ट्री हो, दूसरी चीज़ें हो, जैसा आपने अभी पता चला होगा कि सॉकर की भी एक PSL टाइप का कुछ होने लगा, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लियारी इज़ फुल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सारे बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है। और ऐसे बहुत से और लोग भी हैं, बहुत सी हमारी बहनें MMA फाइटर्स हैं, कोयटा के अंदर है, हमारे दूसरे इस्लामाबाद में फाइटर्स हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। वी जस्ट नीड टू डाइवर्ट सम अटेंशन फ्रॉम वन स्पेसिफिक स्पोर्ट टू अदर स्पोर्ट्स, तो फिर मज़ा आएगा। नाम नहीं लेंगे आप। सबको पता है नाम क्या लेना। क्रिकेट की बात हो रही है, मुझे किससे क्या की बात हो रही है। अच्छा, स्पॉन्सर्स की हम बात करते हैं, तो हमेशा से हमें स्पॉन्सर्स की कमी का सामना रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने यही चीज़ देखी है? देखें, ये जो मेरा डिसीजन था, ये मेरा अपना ज़ाती था। मुझे काफ़ी लोगों ने, पाकिस्तानी हमारे जो वहाँ पे कम्युनिटी वाले लोगों ने मुझे कहा था कि जो तुम ये कर रहे हो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारे कोचेज़ हैं, सारी चीज़ें, लेट अस नो। बट अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बस किसी का एहसान नहीं चाहिए था उस वक्त, तो वो मैंने कर लिया। बट अगर मुझे आगे जो मेरे प्लान्स हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के, इंशाल्लाह, तो अगर उसमें मुझे कोई मेरा हाथ पकड़ने का मुझे ऑफ़र करेगा तो आई वुड टेक इट। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
आप एक लाइफ में चल रहे हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसे लेवल पे आना है जिससे आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, अपनी कम्युनिटी को करें। यू नीड दैट। एग्जैक्टली। आपको चाहिए कि लोग, एसोसिएशन, हुकूमत, जो भी है वो आपको सपोर्ट करें जिस हिसाब से भी, और वो बहुत ज़रूरी होता है। सही। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। और जिस तरीके से अभी मुझे कंसेंट नहीं है, मैं काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी एथलीट से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो कुछ शोज़ लेके आने लगे हैं यहाँ पे। अच्छा। जो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोजर देने वाला है। उससे बिजनेस भी बहुत आएगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, एथलीट्स आएगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर। और पाकिस्तान के अंदर एक से एक बॉडी बिल्डर है, ट्रस्ट मी, एक से एक बहुत अच्छे टैलेंटेड। बस उनको ज़रा सी एक अपनी भी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, पॉलिश करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। देखें, बॉडी बिल्डिंग इट्स वेरी गुड, बट कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, ज़रा आपकी जर्नी के हवाले से अगर हम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया आप गए, क्या पढ़ने गए थे और एकदम से आप इस साइड पे आ गए? नहीं, एकदम से तो नहीं आया। यहाँ पे पाकिस्तान में भी शौक था बचपन से? जी, शौक था डेफिनेटली एक्सरसाइज करने का। बट जब पाकिस्तान में मैं क्या करता था, कराची में, इट्स नॉट फार, बोलू पहलवान का अखाड़ा है यहाँ पे, पोलो ग्राउंड के आगे पीछे, वहीं से स्टार्ट किया था। एंड देन आई डिड सम वर्क इन जमजमा पे, वहाँ पे भी एक्सरसाइज की। बट जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि अब मेरे पास टाइम है कि मैं अपने आप पे दे सकता हूँ। और एक कल्चर था। अच्छा। यहाँ पे अगर आप एक कोई बॉडी बिल्डर आ जाता है अचानक से, तो लोग उसको वाह करते हैं, बोलते हैं यार देखो कुछ अजीब से ही काम कर रहा है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पे तो कल्चर है, वहाँ पे मतलब आप बॉडी बिल्डर हैं, जैसे मैं हूँ। मैं यहाँ पे होता हूँ तो लोग सेल्फियाँ खिंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ सीन नहीं। नॉर्मल। वो कहते हैं कि हाँ तो तुम नेशनल लेवल पे हो, तो मैं भी तो जीत चुका हूँ, मैं भी तो साइकिलिस्ट हूँ, मैं भी तो वो। स्पोर्ट्स वहाँ पे एक रिलीजन है, फिटनेस इज कल्चर है। ऐसा नहीं है कि कुछ वो लाजमी है, लाजमी है। इस और तरीके इसलिए हमें इतना आगे भी खेलों के मैदान में ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा होता है। सपोर्ट वहाँ पर भी करते हैं, स्पॉन्सर वहाँ पे भी ज़्यादा मिलते होंगे। फिर देखिए, स्ट्रक्चर है ना, जब किसी चीज़ का भी स्ट्रक्चर होता है तो फिर उसमें ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे तो कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, बट दोबारा मैं वही कहूँगा कि पहले से बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। जो कंट्री इतने इंटरनेशनल मसलों से आ रहा है और उसमें हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं दूसरे स्पोर्ट्स में भी, तो मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के हवाले से लोगों को ये कहूँगा कि अपने तजर्बे मत करें, ठीक है। कौन सा सप्लीमेंट खाना है, क्या खाना है, वो आप छोड़ दें। एक अच्छा सा कोच जिसकी मार्केट में भी इज़्ज़त हो, उसने खुद भी कुछ अचीव किया हो, जिसको लोग इज़्ज़त देते हो, उसको आप हायर करें। और उसके बाद जो आपका कोच कहता है वो करें, और फिर अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। अच्छा, आपने कोच की बात की, कोच ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अभी आपने कहा कि आपकी स्पोर्ट्स बोर्ड के जो हायर मैनेजमेंट है उनसे मुलाकात हुई है, गुफ्तगू आपकी क्या रही, क्या मशवरे हुए, या कुछ आगे ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम ये कहें कि हाँ हमारे खेलों के मैदान में बेहतरी आ रही है? उन्होंने बड़ी सिंपल सी और बड़ी एक अच्छी बात की कि जितने भी सारे स्पोर्ट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको, जो एथलीट्स हैं, वो क्लब लेवल के ऊपर उसमें पार्ट लें। अच्छा। जो क्लब लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्लब हमें बताएगी कि ये एथलीट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है। अच्छा। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसके ऊपर काम करे। सही है। और उसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करेंगे, विच इज़ फाइन। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से होता है। आप क्रिकेट में भी खेलते हैं तो आप अपनी क्लब्स के लिए खेलते हैं, फिर स्टेट टीम जो होती है आप पे नज़र रखती है, वो आपको पिक करती है, उसमें आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, फिर आप इंटरनेशनल लीग्स में जाते हैं और फिर टीम में जाते हैं। अच्छा हसन, एक और चीज़ हमारे मुआशरे में स्पेशली अगर हम बात करें क्रिकेट से हट के बाकी खेलों की, लोगों का इंटरेस्ट भी उतना नहीं है जितना क्रिकेट में है। आप मैच देख लें, अगर क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, जगह जगह स्क्रीनिंग है और लोगों का इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता है कि सब घर वाले बैठ के एक जगह पर इकट्ठे होकर देख रहे हैं। अब एक अच्छी बात भी है क्योंकि एक तफरी भी है, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी हमारे मुल्क में वापस है जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट अगेन जो बाकी खेल हैं, आवाम का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपकी नज़र में क्या क्या इकदाम हो सकते हैं? देखें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम देखते हैं कि नौजवान क्रिकेट खेलता हमें नजर आ रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान देखता है वही करता है। जब हम भी बड़े हो रहे थे हमने भी सिर्फ क्रिकेट ही देखा था और दूसरी दो चीज़ें थी। देखिए, ये जो क्रिकेट की बात है ना, मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ। अटेंशन जो है ना, वो एक न्यू करेंसी है। जहाँ ज़्यादा अटेंशन होती है, लोगों का सारा फोकस भी उधर होता है। अब हमारे मुल्क के अंदर जो इंडोर्समेंट भी है वो इसमें ज़्यादा है, टीवी की अपीयरेंस भी है वो भी इस स्पोर्ट की ज़्यादा है। हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसके मौके लोगों को दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टेडियम बना रहे हैं, क्रिकेट की ग्राउंड बना रहे हैं, तो आप सॉकर की फील्ड भी बनाएं, आप स्नूकर के क्लब्स भी बनाएं और सारी चीज़ें भी। जितनी ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी होगी तो हमारा जो टैलेंट है ना वो डिवाइड हो जाएगा। अभी सारा फोकस कि मुझे नेक्स्ट शाहीन बनना है या नेक्स्ट बाबर बनना है। वी वांट पीपल कि मुझे नेक्स्ट जहांगीर बनना है या ये एहसान रमज़ान बनना है।
हमें इस तरीके से इनका माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। और अगेन वही ना कि हमारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बच्चे, जैसे आपने लियारी का जिक्र किया ना कि हर जगह रोनाल्डो हमें नज़र आता है, तो ये गलत नहीं है क्योंकि हमारे माशाल्लाह लियारी में बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए हैं, बट उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती कि वो इंटरनेशनली जो है वो बीट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, रिसोर्स अब हर बंदा तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती बट रिसोर्सेज नहीं होते। अब वो अपने घर वालों का पेट पूरा करेगा या जाके ट्रेनिंग करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो लोकल सतह पे क्लब होती है वो आपको सपोर्ट करती है और उसके फिर बस ऊपर आती है। सही है। अच्छा, लास्ट में जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करें? मशवरा मैं यही दूंगा कि जैसे मैंने फील किया है, मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार आप तो बॉडी बिल्डर की तरह एक्ट नहीं करते और यू नो हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है चौड़ा बंदा, इसकी बॉडी शॉडी बनी हो, बॉडी बिल्डर है वो। नहीं, देखिए पहले तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। आपकी बॉडी बिल्डिंग से आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इंस्पायर करें, आप उनको खौफज़दा ना करें, पहला मैसेज होना चाहिए। दूसरा, ये हर काम का एक तरीका होता है, बॉडी बिल्डिंग का भी, क्योंकि मसल बिल्ड करना है, खाना पीना है, डाइट वगैरह सारी चीज़ें, एक अच्छा रीज़नेबल कोच हायर करें और बस जो कोच है उसकी बात माने और जस्ट मेक योर कंट्री एंड फैमिली प्राउड। ज़बरदस्त हसनैन, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो जनाब अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो कराची में जारी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली इनिंग्स 556 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी है। ओपनर उस्मान ख्वाजा 160 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स ने 93 और स्टीव स्मिथ 72, नेथन लाइन ने 38 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर 36, कैमरॉन 28 और मिचेल स्टार्क ने 28 रन स्कोर किए हैं। और फ़हीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले इनिंग्स 556 रन पे डिक्लेयर कर दी है। और ये मैच की सूरत हाल है जो कि हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, किस खिलाड़ी ने कितना रन स्कोर किया है और कितनी जान मारी है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हों या फिर जो भी, वो हमने आपके साथ शेयर की है। ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना रहा है। बांग्लादेश की वुमेन टीम ने 9 रन से हरा दिया है। 235 रन के ताक़ुब में कौमी वुमेन टीम 225 रन बना सकी है। सिदरा अमीन की सेंचुरी रायगा चली गई है। सिदरा अमीन ने 104 रन और नाहिदा खान ने 43 रन स्कोर किए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अदील अजहर ने। अदील, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए और गुड मॉर्निंग। अगर मैं सबसे पहले वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूं तो अच्छी नहीं रही कारकर्दगी, मायूस हुई हूं मैं तो बहुत ज़्यादा। क्या वजह है, क्यों हमारी ख़वातीन प्लेयर्स इतनी डाउन हो जाती हैं, नहीं खेल पाती? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर। और देखिए, डिसअपॉइंटेड मैं भी हूँ और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुबह काफ़ी अर्ली इस मैच को फॉलो कर रहा था बिकॉज साउथ अफ्रीका वर्ल्ड नंबर 2 साइड विमेन में वी केम वेरी क्लोज टू बीटिंग देम। लेकिन इस मैच के बारे में मुझे कोई 110% यकीन था कि बांग्लादेश को तो हम हराने में कामयाब हो जाएंगे। यस, वी कैन हैव लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अबाउट खवातीन को मौके नहीं मिलते, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बट बांग्लादेश से वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे हारना ये मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज गॉट टू रियलाइज कोई मसला है। आई मीन, हमारी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो अब दर्जनों मैचेस की हो गई है। विमेन वर्ल्ड कप में हम एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं। कोई मसला है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के साथ और इसको अब हमें सीरियस लेना पड़ेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ वॉचिंग द फैक्ट कि हम एक प्राइम टाइम शो में मॉर्निंग में इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरा जो अपना शो है रेडियो का, उसमें हम बात कर रहे हैं। आज शाम में हम गेम सेट मैच में इस पे बात करेंगे। समथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेंटली वो ऐसी नहीं है कि वो टारगेट चेस कर पाए एंड चेजिंग 235 वाज नॉट अ बिग डील और वो भी बांग्लादेश की एक बहुत ही मॉडरेट सी बॉलिंग के अगेंस्ट। आई थिंक कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट नीड्स अ फ्रेशर लुक नाउ। सही। अच्छा अदील, इसी पर एक और कमेंट मुझे दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई मसला है। आपकी नज़र में क्या मसला है? सिलेक्शन में, मैनेजमेंट में, मैदान में उतरते हुए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसमें परफॉर्मेंस, क्या मसला है? प्रेशर आ जाता है? आपकी नज़र में भी तो कोई ना कोई मसला होगा हमारी वुमेन टीम के अंदर। देखिए, जो जितनी मैंने अभी मैचेस ये फॉलो किए हैं, न्यूजीलैंड के मैचेस बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। सो यू नॉर्मली पिक द गेम, आप सेकंड इनिंग में जाके इसको पिक कर रहे होते हैं। हाउ वी आर चेजिंग दीज टोटल्स, हम इनको जिस तरह चेस कर रहे हैं, यानी मैं उस वक्त अपने रेडियो शो में लाइव था जिस वक्त पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हुआ था और हमारे शायद कोई 100 के करीब स्कोर थे और उसी वक्त आप ये चीज महसूस कर सकते थे कि दीज वुमेन आर हैविंग डिफिकल्टी इन रोटेटिंग द स्ट्राइक। इस
टारगेट को, जो कि एक मॉडरेट सा 4.5 रन का टारगेट था, वो आपने विद इन अ स्पेस ऑफ 45 मिनट्स टू एन आवर, 15 या 20 ओवर के एक पैच में आपने उसको 6.5 बनता हुआ देख लिया। हमें ये बात भी समझ में आ गई है कि हमारी जो विमेन क्रिकेटर्स हैं, बैटर्स जो हैं, वो ज्यादा छक्के चौके नहीं मार सकते, उनकी गेम सिंगल और डबल की होती है। तो हर मैच में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में ऐसा हुआ, इंडिया के मैच में ऐसा हुआ, नाउ बांग्लादेश के मैच में ऐसा हुआ कि वो जो मिडिल ओवर में हमको स्ट्राइक को रोटेट करना होता है, हम उसमें फेल हो रहे हैं। बहुत सारी बाकी बातें, टैलेंट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, उसकी जगह आई थिंक दिस इज द एरिया, मिडिल ओवर, दैट्स वेयर वी आर लूजिंग द गेम। ठीक है, अब अदील ज़रा हम जो कराची में हो रहा है ना टेस्ट मैच, उस हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए ये पिच कितनी कारआमद रहेगी आपकी नज़र में? बिकॉज हमने देखा 556 पे डिक्लेयर कर दिया और अभी भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है। जो इस वक्त जो हमारी टीम खेल भी रही है, उसकी परफॉर्मेंस और जो ये पिच है कराची की, वो कितनी ज़्यादा सूदमंद रहेगी हमारे प्लेयर्स के लिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज तो इंश्योर कर ली है अब इस कराची टेस्ट में कि दे आर नॉट गोइंग टू बैट अगेन। अब वो दोबारा बैटिंग जो है वो नहीं करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दे आर अब पाकिस्तानी 2 दफा बैटिंग करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया आया भी तो शायद आखिरी सेशन, अगर पाकिस्तानी बैटिंग क्लिक कर जाती है। मैंने अभी जो पहले सेशन का तकरीबन कोई आधे घंटे का खेल देखा अभी बिफोर कमिंग ऑन एयर। इस विकेट में अभी तक कोई सच कोई परेशान कुन चीज नजर नहीं आ रही है। आपने देखा कि ये आखिरी विकेट, यानी 10वीं विकेट की पार्टनरशिप ही ऑस्ट्रेलिया ने उसमें 50 प्लस जो है वो क्रॉस किया है। पैट कमिंस उनके कप्तान 34 रन पे नॉट आउट गए, 3 छक्के उन्होंने अपनी इनिंग में मारे। कोई इस वक्त विकेट में कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान अगर इस मैच में खुदा ना खास्ता एक मुश्किल पोजीशन में आता है, तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी कोताहियां होंगी। अगर आप मुझसे पूछें, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की बैटिंग लाइनअप है, स्पेशली जो हमारी बैटिंग की कोर है, जिसमें अजहर अली, बाबर आजम शामिल हैं, जिसमें फवाद आलम शामिल हैं और रिजवान शामिल हैं। ये इस कैलिबर के, इस लेवल के बैट्समैन हैं कि ये 2 दिन आराम से खेल सकते हैं। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मैं आई थिंक कहना बहुत जरूरी समझता हूँ, पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खुदा के लिए डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेगा। द मोमेंट हम डिफेंसिव शेल में जाएंगे, 1.5-2 रन पर ओवर में आएंगे, पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज दिस मैच। दे नीड टू अंडरस्टैंड, अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, 3-3.5 पे लेकर चलें। बहुत टाइम पड़ा हुआ है इस मैच में, लेकिन प्लीज नेगेटिव क्रिकेट ना खेलें, अदरवाइज वी विल लूज दिस गेम। सही, ठीक अदील, बेहद शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अनदेखा पाकिस्तान की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे बंदरों की कहानी जो खाना हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं। और बंदरों ने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं और ये बंदर ऐसे हैं कि इंसान भी इनसे डरते हैं। तो ये बंदर कौन से हैं, क्या करते हैं, ये आज देखते हैं। मारगला में बंदरों का ये झुंड हमला करने जा रहा है। बदमाश बंदर। ये बदमाश बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती हैं। बंदरों के 6 से 8 गैंग्स ने यहाँ अपने इलाके बांटे हुए हैं। खाना ना मिले तो 10 से 12 बंदरों का ग्रोह घरों में भी घुस जाता है। जो बाहर से आते हैं ना लोग, उनको इधर चीजें डालते हैं। इधर हमारे घर हैं, ये बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, बच्चों को भी तंग करते हैं और खाना भी नहीं बाहर खाने देते। अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना वगैरह खाना होता है तो एक बंदे ने ऊपर खड़ा होना था। मसला ये है कि ये हाथ से भी चीज़ उठा लेते हैं। इस सड़क पर लोग बंदरों को खाना डालते हैं, लेकिन जब दूसरे गैंग को कुछ ना मिले तो वो नाक में दम कर सकते हैं। इनकी पहचान मुश्किल है, कौन दोस्त है कौन डाकू। नाज़रीन, ये भूख ही है जिसने इन बंदरों को बदमाश बना दिया है।
घंटों तक E7 सेक्टर में घात लगाए बैठे रहते हैं और फिर सरगना के एक सिग्नल पर सब दौड़ पड़ते हैं। लूटमार में कुछ ख्याल नहीं रखा जाता। बंदरों के बच्चे, बूढ़े, नर और मादा सब एक हो जाते हैं। पानी वाले वायर ऊपर छत पे जो चीज़ें लगी हैं उनको अक्सर डेली तोड़ जाते हैं। लोगों ने वायर्स लगाई, वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई, लेकिन उससे ऊपर से ये तो आ जाते, इलेक्ट्रिक वायर इतनी ऊंची तो है नहीं, तो ये गाड़ियों का भी नुकसान करते हैं। एक दो सारी गाड़ियों पे स्क्रैच डाल जाते हैं, कभी कोई ना कोई शीशा तोड़ जाते हैं। बदमाशों को भगाने के लिए इन घर वालों के पास डंडे और गुलेल हैं, लेकिन हमला आवर जब ज्यादा हो तो खाना और खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ को कहा जाए कि इन बंदरों को कहीं यहाँ से शिफ्ट करा दें या किसी मुल्क को तोहफा दे दें, लेकिन ये है कि ये इन्होंने पूरे E7 की नींदें आराम की। रेस्क्यू वालों ने भी इन बंदरों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। हमने तकरीबन पिछले 1 साल से 12 से 15 मंकीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मंकीज़ हैं, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पर अपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल पेशेंट जस्ट लाइक अगर आप पिंजरे के अंदर भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मंकीज़ होते हैं। E7 के इस इलाके में शहरी परेशान हैं कि वो बंदरों की हदूद में घुसे हैं या फिर बंदर अपनी हदूद से निकल गए। यहाँ बंदर और इंसानों की जंग जारी है। मंकी गैंग का डर लगा रहता है। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।